Hello, good morning to all. Today is my topic on the writ. तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रिट। रिट होता क्या है। देखिए, अगर आप लिटरल मीनिंग या ऑर्डिनरी सेंस में इसका मीनिंग ढूंढेंगे तो ये आपको ये मिलेगा कि ये कमांड है। कमांड या ऑर्डर है फ्रॉम द सॉवरन ऑथोरिटी टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो ये एक आदेश है हाईएस्ट ऑथोरिटी से कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है ना। अपने इन्फेरियर ऑथोरिटी को, ये जो सुपेरियर ऑथोरिटी है, ये एक हाईएस्ट ऑथोरिटी जो है, जो कि सॉवरन है जनरली, वो एक आदेश दे रहा है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। तो जो एंशियंट टाइम में अगर आप इसको ट्रेस कीजिएगा, इसकी ओरिजिन को ट्रेस कीजिएगा, तो ये पाइएगा कि ये इंग्लैंड के जुडिशियल सिस्टम से ये मतलब शुरू होता है। तो इंग्लिश जुडिशियल सिस्टम में क्या था कि जो क्राउन थे वो रिट इशू किया करते थे, वो हाईएस्ट ऑथोरिटी आप उसको मानेंगे, तो रिट इशू किया करते थे। लेकिन उस समय जो रिट इशू होती थी वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए इशू नहीं होती थी, वो राजाओं के ही इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था कि राजा जो चाह रहे हैं वो करवा देते थे। ठीक है, रिट के थ्रू आदेश दे देते थे, रिट के थ्रू अपने अथॉरिटी को, जो राजा का हित होगा, है ना, उसकी उसी की प्रतिनिधित्व जो है वो रिट करता था। उस समय की ये बात थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को, हम लोग डेमोक्रेसी कंट्री में आ गए तो उनके इंटरेस्ट को रखते हुए ये अब इशू होता है। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट रिट करती है आज के समय में। तो अब इंडियन बैकग्राउंड में अगर इसको देखा जाए तो हम लोग को पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट बोथ कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश थी। तो उस समय दोनों को जो है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों को ये पावर रिट जारी करने का था। ठीक है, रिट जारी करने का ये पावर दोनों को था। तो अब जब दोनों को था ये रिट जाए, लेकिन एक एक इसमें दिक्कतें ये थी कि ये लोग सिर्फ रिट इशू ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन, है ना, के मामला में ही कर सकते थे। ये एक्सटेंट इसका क्रिमिनल जुरिडिक्शन तक नहीं था, मतलब क्रिमिनल जुरिडिक्शन के मैटर में रिट फॉल नहीं करता था। ठीक है, ये लोगों को पावर सीमित दी गई थी, है ना, कन्फाइंड टू डैट ओनली। तो अब लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स ये इसकी एक्सटेंट बढ़ गई है, ये अब सिविल क्रिमिनल बोथ में लाई होता है, फॉल होता है। तो अब क्या है कि हम लोग सब जानते हैं कि आर्टिकल 32 एंड 226, ये दो ऐसी आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में पावर मिली हुई है रिट इशू करने के लिए, और 226 में हाई कोर्ट को ये पावर है रिट आदेश इशू करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नैरो है जुरिडिक्शन, थोड़ा सा वो कैसे है कि वो फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सिएबल कैरेक्टर का है, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है। ठीक है, लेकिन है ना, इन अदर वर्ड्स जब हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट के पास बोथ पावर है। ये फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी कर सकती है और लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है हाई कोर्ट का, ये थोड़ा वाइड नज़र आता है इस मैटर पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग को पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट मिली है, तो उसको अगर सिर्फ राइट मिलना सफिशिएंट तो नहीं है, इसको इन्फोर्स करना भी जरूरी है, और इन्फोर्स करने के लिए प्रिवेंट करना भी जरूरी है। तो आर्टिकल 32 यही है, और 226 यही है। यही जो हाईएस्ट कोर्ट है, ये जब आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं इन्फोर्स करवाने के लिए, रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कर देगी। और अगर आपका लीगल राइट या फंडामेंटल राइट दोनों में से कोई भी टूटता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट, तो आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ रिट है। हैबियस कॉर्पस, एक मैंडमस, क्वो वारंटो, सरसरी, प्रोहिबिशियो। ठीक है, हैबियस कॉर्पस जो है ना, उसका लैटिन टर्म है ये सब। अब इसका मीनिंग होता है हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। ठीक है, ये फॉल होता है जब इलीगल कोई डिटेन हो जाए। ठीक है, कोई इलीगल, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना। ये होता है कि इलीगल डिटेन कोई अगर हो जाए,
ठीक है। अनलॉफुल कोई डिटेन हो जाए, डिटेंशन अगर अनलॉफुल है ना, वेदर इट इज डन बाय द प्राइवेट पर्सन और द स्टेट, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी अगर आपको डिटेन कर लिया है इलीगली, तो आप या आपके फ्रेंड या आपके परिवार के सदस्य, ठीक है, डायरेक्टली मूव कर सकते हैं रिट के लिए, है ना, जो कि हैबियस कॉर्पस रिट के लिए आप डायरेक्ट डिमांड कर सकते हैं, कोर्ट जाकर इस रेमेडी को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो टू हैव द बॉडी मतलब कि जो व्यक्ति अरेस्ट है इलीगली, ठीक है, कोर्ट ये चाहेगी कि उसको प्रोड्यूस किया जाए और उसको कोर्ट मौका देना चाहेगी कि ये बताए कि आपका जो अरेस्ट है वो इलीगल क्यों है, ठीक है। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जनरली अथॉरिटी के ऊपर होता है कि उसको बताना होगा, उस अथॉरिटी को बताना होगा जिसने अरेस्ट किया है कि ये जो डिटेंशन है, ठीक है, ये लीगल है, ये कानूनी प्रक्रिया को पालन करते हुए ये काम मतलब डिटेन किया गया है, गिरफ्तारी हुई है। ये अथॉरिटी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है। तो उन व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए टू हैव द बॉडी मतलब बॉडी का मतलब कॉर्पस, ठीक है, उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करो ताकि कोर्ट ये जानना चाहेगी कि अरेस्ट जो है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर वो गलत पाती है तो हैबियस कॉर्पस की रिट दे देती है, ठीक है। अब अगर इस पे एक केस लॉ भी ले लीजिए, है ना, कानू कन्याल का केस है ये, ठीक है, वो नक्सलाइट का बहुत बड़ा लीडर था, ठीक है। कानू कन्याल वर्सेस डीएम दार्जिलिंग 1974 की ये केस है, नक्सलाइट का टॉप लीडर था। वो भी आवेदन दिया कोर्ट को कि मतलब कि मुझे जो डिटेंशन की गई है वो इलीगल की गई है, मेरी ट्रायल भी नहीं चल रही है, ठीक है। तो इस मैटर में कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर दिया कि तुमको हैव द बॉडी जो बात है कि तुमको प्रोड्यूस कोर्ट में करवाया जाए, तुम जो कि अरेस्ट हुए हो और ये डिमांड कर रहा था कि मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करवाया जाए, है ना, क्योंकि टू हैव द बॉडी है उसका मीनिंग, तो मुझको प्रोड्यूस करवाया जाए, तो इसको रिफ्यूज कर दी गई थी कि ये जो है ये एक सब्सटेंटिव राइट नहीं है, ठीक है, ये एक प्रोसीड्यूरल राइट है। मतलब जो टू हैव द बॉडी वाला जो शब्द है हैबियस कॉर्पस का, वो एक सब्सटेंटिव नहीं है कि आपको मैंडेटरी ही मानना होगा सिर्फ कोर्ट को, ठीक है। मतलब कोर्ट चाहे तो प्रोसीड्यूर को, कैसे हैंडमेड लॉ होता है प्रोसीड्यूर को आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, तो कोर्ट नहीं भी आपको मतलब प्रोड्यूस करने बोल सकती है कि उस व्यक्ति को मत लाओ, ठीक है, वहीं से आपको रिट इशू भी कर सकती है। तो इस केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि जनरली क्या होता है कि हमेशा हर कीमत में कोर्ट में प्रोड्यूस करना उस व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति को जरूरी नहीं है जब भी हैबियस कॉर्पस का रिट फॉल होगा तो, ठीक है, जब भी एप्लीकेशन आएगी रिट की तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये एक तरीका का ठोस कानून नहीं है, ये एक कठोर मतलब सब्सटेंटिव कानून नहीं है कि आपको ये चीज़ को मानना होगा, इससे आप डेविएट भी कर सकते हैं, कोर्ट डेविएट कर गई थी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैबियस कॉर्पस में आप देख लिए, अब क्या है कि इसके बाद मैंने बताया कोवेरेंटो है था व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है ना, टू व्हाट इज योर अथॉरिटी टू द फॉलोइंग पोस्ट, मतलब उस पोस्ट में आप जो बैठे हैं क्यों बैठे हैं, क्या अथॉरिटी से बैठे हैं। तो जनरली ये क्या होता है, ये जो रिट फॉल होता है ये पब्लिक ऑफिस को मतलब जो है चैलेंज करने के लिए होता है। मान लीजिए बिना मेरिट के कोई लोग अगर बैठ जाते हैं एक ऑफिस में, ठीक है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। मान लीजिए पीसीएस की एग्ज़ाम चल रही है तो उसकी एक प्रक्रिया है कि आप टेस्ट देंगे, 3 टायर टेस्ट देंगे, जैसे ये प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे। अगर वो सब स्किप करते हुए कोई व्यक्ति अचानक से बैठ जाए, अब पब्लिक में कोई व्यक्ति है जो कैंडिडेट है, वो लोगों को दिक्कत हो कि भैया ये हम लोग भी एग्ज़ाम देने आए थे और ये व्यक्ति कैसे यहाँ पर बैठ गया, क्या अथॉरिटी रखता है वो व्यक्ति उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये
मतलब जो कैंडिडेट है ये कोई भी व्यक्ति है ना, जरूरी नहीं है कि उसका रिलेशन ही कोई चीज़ से हो, ऐसा नहीं है कि वो भी एग्ज़ाम में ही आया था। ठीक है, कोई भी पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है कि है ना, व्हाट इज हिज ऑथोरिटी टू ऑक्युपाई दैट पोस्ट। तो ये रिट जो है इस तरीका का नेचर का होता है कि जब कोर्ट को लगेगा, कोर्ट ये पूछेगा, ये शो को नोटिस देगा उसको, मतलब जो व्यक्ति उस पद में बैठा हुआ है कि तो आप बताइए कि आप इस पद में बैठने का मतलब काबिलियत कैसे रखते हैं। तो अगर वो व्यक्ति संतुष्ट कर देता है कोर्ट को तो वो बना रहेगा, अगर संतुष्ट नहीं करता है तो उसको वैकेंट कर दी जाएगी उस पोस्ट को। ठीक है, तो ये को वेरेंटो का रिट इस चीज़ में काम आता है। तीसरा क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस जनरली पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करने या नहीं करने के लिए ऑर्डर होता है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कोई पुलिस है, कोई पुलिस पर्सनल है। ठीक है, उसको उसका काम है एफआईआर लिखने का। ठीक है, अगर वो कॉग्निजेबल फैक्ट सुनता है जो कि कॉग्निजेबल कैरेक्टर का है, ठीक है, तो वो एफआईआर लिखने का उसकी ड्यूटी है। मान लीजिए वो ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, वो मना कर दे रहा है, वो रिफ्यूज़ कर देता है और कोई रिट के लिए अप्लाई कर दिया मैंडेमस का, तो उसको उसको ये ऑर्डर हो सकता है ना, टू लॉज द एफआईआर। ठीक है, तो वो एक कमांड हुआ काम करने के लिए, है ना। और ये भी हो सकता है कि उसको ये काम नहीं करने के लिए भी ऑर्डर दिया जा सके। ठीक है, मान लीजिए किसी पे ज़बरदस्ती जानबूझ करके एफआईआर लिख रहा है तो भाई नहीं लिखो। ठीक है, टू एब्सटेंड फ्रॉम डैट। तो ये मैंडेमस है। ठीक है, कि जनरली ये पब्लिक सर्वेंट पे फॉल होता है। अब देखिए, अब देखा जाए तो क्वा वेरेंटो बता दिया, हेबियस कॉर्पस आप सरसरी के ऊपर आते हैं। तो सरसरी जो है वो एक कोर्ट से रिलेटेड है। एक मतलब मान लीजिए ये एक कोर्ट प्रक्रिया से जो कि ट्रायल चल रहा है उससे रिलेटेड है, जहाँ पे या तो जुडिशियल हो या क्वासी जुडिशियल बॉडी हो जो कि ट्रायल चल रहा है या प्रोसीज्यूर उसमें चल रहा है, उससे ये रिलेटेड है ये रिट। तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने एक्सेसिव ऑफ जुरिडिक्शन इस्तेमाल करके, मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है जिन्होंने एक्सेसिव ऑफ जुरिडिक्शन अप्लाई करके, उनका जुरिडिक्शन नहीं, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जो सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 7 ईयर्स का पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, हम लोग ये सीआरपीसी में पढ़े हैं। तो आप ये देखिए कि अगर केस सुनने बैठता है, ठीक है, जिसकी सज़ा 7 ईयर्स से ज़्यादा हो, जैसे मर्डर का केस है, 302 की मामला है, अगर वो मतलब सुनने बैठ जाता है, ट्रायल करने बैठ जाता है और उसमें कुछ ऑर्डर्स पास कर देता है, कुछ आदेश दे देता है, ऑर्डर पास कर देता है, या पूरी तरीक़ा से सेंटेंस ही पास कर गया, तो इसको नलीफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेसिव जुरिडिक्शन, क्योंकि अगर सही माने में देखा जाए तो सेशन कोर्ट मामला ये सुनेगी क्योंकि उनके पास ये पावर है। ठीक है, 302 का मामला सेशन कोर्ट सुनेगी, तो ये सीजीएम तो नहीं सुन सकते हैं, इनके पास पावर ही नहीं है। तो अगर वो सुन लेते हैं और ऑर्डर पास भी कर देते हैं, ठीक है, या लास्ट स्टेज में, तो ये सरसरी फॉल होता है, मतलब जो भी उनका प्रीवियस ऑर्डर था वो नलीफाई हो जाए, कैंसिल हो जाए सब। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट में जाकर रिट मांग सकता है कि इसकी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए। अब आते हैं, सरसरी हो गई, अब आते हैं प्रोहिबिशन में। तो प्रोहिबिशन और सरसरी में एक थिनर लाइन का डिफरेंस है। प्रोहिबिशन भी एब्यूज ऑफ प्रोसेस है कि आप ये कर लिए कि आप ये आपने जुरिडिक्शन जो है वो इस्तेमाल, मतलब एक्सेसिव जुरिडिक्शन का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है सरसरी में कि आपको इनिशियल स्टेज में मालूम चल गया है, ठीक है, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई फाइनल जजमेंट तक बात नहीं पहुँची है, ट्रायल चल ही रही थी, ठीक है, लेकिन गलत व्यक्ति के सामने चल रही है जो कि कंपिटेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो है प्रोहिबिशो लाई होता है। ठीक है,
बहुत सारे मामलों में दोनों लाई होता है। प्रोहिबिशो अब क्या होगा कि वो मान लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास चलना था, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उस चीज़ को सुनने बैठ गया, किसी मामला को, उसकी कार्रवाई को सुनने बैठ गया, तो प्रोहिबिशो जो इशू होगी, ठीक है, तो अब क्या उसके तरफ से जो रिकॉर्ड है वो सारा कुछ उठाकर जिसको सुनना चाहिए आउट टू बी हियर, उसके पास ये मैटर पूरी पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी पूरा पूरा ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आप अगर देखेंगे सरसरी में तो ये ख़त्म हो गया है। ख़त्म अगर हो जाता है तो सरसरी ही इशू होगा। अगर पूरी तरह ट्रायल कंक्लूडेड हो गई, पूरी कार्रवाई कंक्लूडेड हो गई कुछ भी, तो वो सरसरी फॉल होगा, वहाँ पे प्रोहिबिशो फॉल नहीं होगा। प्रोहिबिशो का अगर ऑर्डिनरी मीनिंग आप जानिएगा तो टू प्रिवेंट, और सरसरी का टू सर्टिफाई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अभी एक ही रिट के बारे में बात करते हैं। ये तो ओवरव्यू था हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस अगर आप आगे देखिएगा तो हैबियस कॉर्पस, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डिटेंशन है वो इलीगल अगर होता है, ठीक है, तो इशू होता है, ठीक है। हालांकि एल चंद्रा कुमार के केस में, वैसे यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात बोल दी गई थी कि रिट जो होता है वो कैनॉट बी अमेंडेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। उसको अमेंड आप नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को ये रिट जुरिडिक्शन मिली हुई है, रिट देने की जो जुरिडिक्शन है उसकी, ये आप कटेल या अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। ये एल चंद्रा वैसे यूनियन ऑफ इंडिया के इसमें बता दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये जाने कि जो हैबियस कॉर्पस रिट है ये एक प्राइवेट पर्सन पे भी और राज्य के ऊपर भी, स्टेट पे भी और प्राइवेट पे दोनों फॉल होता है। अब एक एग्जांपल से ये समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आपको घर पर कन्फाइन कर देता है, ठीक है, मतलब घर पर बंद करके चल जाता, ताला लगा देता है, आपको चालाकी से घर के अंदर बुलाता है और अपने घर के बाहर जाकर दरवाज़ा बंद करके ताला लगा चल, तो आप डिटेन हो गए, रॉन्गफुल कन्फाइन हो गए हैं आप। जब आप कन्फाइन हो गए तो इस मैटर में भी, ठीक है, वो जो रिट आएगा वो किसके ऊपर आएगा? आपको तो पुलिस ने कन्फाइन नहीं किया, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने आपको कन्फाइन नहीं किया है, सरकारी आदमी ने, गवर्नमेंट, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल किया है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर फॉल करेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि प्राइवेट के ऊपर भी फॉल कर सकता है, और सरकारी आदमी राज ही का होता है, राज का, है ना, तो स्टेट के अंडर ही आ जाता है, तो स्टेट के ऊपर भी फॉल कर सकता है, ठीक है।